बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जवान बेटी थी, लेकिन ये राज कोई नहीं जानता था कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई। जब कोई बेटी के बाप के बारे में पूछता तो मैं झूठ कह देती कि बच्ची के बचपन में ही फौत हो गए थे। खुद मेरी बेटी भी अपने एक बड़े राज से अनजान थी। जब एक दिन मेरी बेटी का अफेयर एक लड़के से चल गया और वो मुझे उससे मिलवाने लेकर गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उस छोटे से लड़के को देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई, क्योंकि वो लड़का तो। मेरा नाम समरा है। मेरा ताल्लुक चिश्तियां से है। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मेरे वालिद जमींदार हैं। मेरी वालदा मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गई थी, इसीलिए हमारे बड़े भाई की शादी जल्दी कर दी गई। वो 20 साल के थे जब उनकी शादी मेरी कज़न हिरा से हुई। हिरा हमारी हम उम्र ही थी, तकरीबन 17-18 साल की, लेकिन क्योंकि शहर की रहने वाली थी तो हमसे ज्यादा होशियार थी। हम दोनों बहनें हर काम उसके मशवरे से ही किया करती थी। हमें एतबार था उस पर, यहाँ तक कि बाजार से हमारे कपड़े भी वही लाती थी। हम बहनों को तो पता ही नहीं था कि क्या रिवाज है और क्या नहीं। मिडिल के बाद हमें स्कूल से घर बिठा लिया गया था, जबकि हमारी भाभी मैट्रिक पास थी और वो भी लाहौर से। हिरा ने मुझे एहसास दिलाया कि समरा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो नित नए टोटके आजमाती मुझ पर। मेरी और उसकी बहुत दोस्ती भी थी। मोहल्ले वाले रश करते थे हम पर कि बहुत सुलूक है नन भावच का। कभी लड़ते नहीं थे हम लोग, जबकि मेरी बड़ी बहन थोड़ी दूर ही रहती थी हमसे। भाई को फसल के पैसे मिले थे। कपास का मौसम था। आज हिरा भी बहुत खुश थी। उसने भाई से कहा कि आज उसे बाजार जाना है, अपने लिए और समरा लोगों के लिए कपड़े और कुछ जरूरत की चीजें लेनी है। भाई हिरा को बाजार ले गया। हिरा के आने से पहले पहले मैंने सारा काम निपटा लिया था। आप ही खाना बना रही थी। मैं बहुत खुश थी। बहुत सी चीजें आएंगी और नए कपड़े भी। मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, और फिर मेरा रंग भी गोरा था और हिरा ऐसे रंग लाती जो मुझ पर बहुत सजते थे। हिरा को आते देखकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उससे शॉपर पकड़ लिए। वो हंसने लगी और बोली, भाभी से पानी का भी ना पूछना, अपनी चीजों की पड़ गई। मैंने उसकी बात को अनसुनी कर दिया और शॉपिंग देखने लगी। सारे कपड़े एक से बढ़कर एक थे। काले रंग का जोड़ा मैंने पहले ही अलग कर लिया था। आप ही ने जब कपड़े देखे, उन्हें भी काला सूट ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने साफ कह दिया कि काला सूट तो मेरा है। भाई ने भी मेरी ही साइड ली और कहा, समरा जो कहती है वो सूट उसे दे दो, बाकी जो सूट है वो तुम दोनों रख लो। भाई हमेशा मेरी ही साइड लेता था। मैं खुश हो गई और उसी वक्त ही चाची के घर चली गई। वो कपड़े बड़े अच्छे सिलाई करती थी। सिलाई तो आप ही भी करती थी और मोहल्ले की औरतें आप ही से ही सिलवाया करती थी। लेकिन मुझे खतरा था कि मेरा सूट कहीं खराब ही न कर दे। मुझे अपनी सोच पर भी हंसी आई। सब घर वाले भी हंस रहे थे और कह रहे थे कि समरा भी अजीब है, लेकिन मैं तो अलग थी सबसे और यही समझती थी। चाची किसी लड़की से उसके मोबाइल पर डिजाइन देख रही थी। जिसने जैसा सिलवाना होता था उन्हें दिखा देता था और वो सिलाई कर लेती थी। मैं उनके पास ही बैठ गई और जब वो लड़की गई तब उन्हें बताया कि मेरा सूट ऐसा सिलाई करना कि आप ही भी हैरान रह जाए। आप ही ने चाची से ही सिलाई सीखी थी। चाची नियामत हंसने लगी मेरी बात पर और कहा, उस्ताद पुत्र उस्ताद ही होता है। मैं 2 दिन बाद जब अपना सूट लेने गई तो चाची घर पर नहीं थी। मेरी आवाज देने पर एक लड़का कमरे से निकला। मैं पहली बार उसे देख रही थी। वो हमारे गांव का नहीं लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि फौतगी हो गई है, खाला भावल नगर गई हैं। मैंने बताया कि मैं कपड़े लेने आई थी, तो कहने लगा, तुम अगर देखना चाहती हो तो देख लो, अगर सिलाई हैं कपड़े तो ले जाओ। मैंने कहा, मैं बाद में पता कर लूंगी। मैं देख रही थी कि मुझसे बात करते हुए उसकी नजरें सामने की तरफ ही थीं। जब मैं घर आ रही थी तो मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर नाजिया खड़ी थी। मुझे समझ आ गई थी। दूसरे दिन मैं फिर कपड़े लेने चली गई तो पता चला कि चाची अभी तक वापस नहीं आई थी। वो लड़का जिसका नाम नौमान था चाची का भांजा था और लाहौर से आया हुआ था। पढ़ता था कॉलेज में। मैं वापस आने लगी तो ऐसे ही तंग करने को कह दिया कि नाजिया मेरी सहेली है। नौमान ने हैरानी से मुझे देखा और बोला, कौन नाजिया? मैंने कहा, वही जो सामने छत पे होती है। वो हंसने लगा और बोला, मैं तो नहीं जानता किसी नाजिया को, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बात पे मुझे खुशी हुई थी। चाची वापस आ गई थी। मैं कपड़े लेकर वापस जा रही थी जब दरवाजे से अंदर आते नौमान पर नजर पड़ी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। घर जाकर भी मैं उसके बारे में ही सोचती रही। भाभी ने पूछा भी कि परेशान लग रही हो, लेकिन मैं छुपा गई। फिर पता चला कि नौमान वापस चला गया है। मुझे बहुत दुख हुआ था। जो सूट मैंने इतने चाव से सिलवाया था
अब वही पहनने का दिल ही नहीं था। मैं चाची के घर जाती तो लगता कि ये घर भी वीरान हो गया। एक दिन बातों बातों में मैंने पूछ ही लिया, चाची आपके मेहमान चले गए? तो कहने लगी, मेहमान कहाँ, बेटा है मेरा, मेरी तो औलाद ही नहीं है। बहन ने ही मुझे दे रखा है, कभी कभार आ जाता है हाल पूछने, पढ़ता है ना, इसीलिए छुट्टी नहीं मिलती ज्यादा। छुट्टियां थी तो इसीलिए आया हुआ था। दिन गुजर रहे थे और लग रहा था वक्त रुक गया है। अब्बा काम करने जाते तो मैं रोज उनके साथ जमीनों पर चली जाती और वहां पर देर तक पक्की सड़क जो शहर से आती थी उसे तकती रहती। मुझे लगता था कि किसी दिन तो वो आएगा। मैं खुद हैरान थी कि मुझे नौमान का इंतजार था। भाभी ने न्याज दिलाई थी। मैं वही देने मोहल्ले से निकली जब सामने नौमान आता दिखाई दिया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ मैं भी चाची के घर चली आई। मैंने आते ही सवाल शुरू कर दिए, कहाँ थे तुम, कितने दिन लगा दिए? वो हैरानी से मुझे देखने लगा और बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मैं इंतजार कर रही थी। कहने लगा, क्यों, खैरियत, कोई काम था क्या? मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बहुत भूल गई हूं। मैंने न्याज की खीर वहीं रखी और घर आ गई। दोबारा मैंने सोच लिया कि चाची की तरफ नहीं जाना। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि वो क्या सोच रहा होगा कि कैसी लड़की है। मैंने हीरा को सब बता दिया। वो हंसने लगी, कहने लगी, अरे पगली, उसे बताओ तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था। तुम तो चाची की वजह से ये सब कह रही थी। इस तरह तुम शर्मिंदगी से बच जाओगी। मैं हीरा की जहानत की कायल हो गई और अगले दिन फिर चली गई। उसे वैसे ही कहा जैसे हीरा ने मुझे कहा था और वापस पलटने लगी जब उसकी आवाज आई। कहने लगा, मैं ऐसे ही खुश हो रहा था कि कोई मुझे याद करता रहा और मेरा इंतजार करता रहा। मैं तो इतनी जल्दी कभी चक्कर नहीं लगाता खाला की तरफ, लेकिन पता नहीं इस बार दिल कह रहा था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा, जो नजरें झुकाए पता नहीं ये सब मुझसे कह रहा था या किसी और से मुखातिब था। मैं वापस घर आ गई और वो भी 2 दिन रहा और वापस चला गया। लेकिन मैं दोबारा नहीं गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहती। भाभी ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। सब कह रहे थे कि समरा जैसी है। मैंने उसका नाम भी अपने नाम से मिलता जुलता रखा, निमरा। आप ही सारा दिन काम करती, मैं निमरा से खेलती रहती, उसे नहलाती और फीडर देती बनाकर। हीरा को मैं तभी देती जब निमरा को भूख लगती। वो मुझसे बहुत मानूस थी। सब कहते कि तुमने इसे बड़ा हिला लिया है। जब तुम्हारी शादी होगी तो ये कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर, और तुम इसे कैसे रखोगी, तुम्हारा शौहर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हंसने लगी और फट से नौमान का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैं अब जागती आंखों से भी उसी के ख्वाब देख रही थी। भाभी हीरा को सब पता था। वो मुझे अक्सर कहती, इस बार वो आए तो मुझे भी मिलवाना, देखूं तो कौन है वो जिसने हमारी समरा पर जादू कर दिया है। इस बार वो 6 महीने बाद आया था। पहले से कमजोर लगा। चाची से मिलने के बहाने मैं गई, देखा तो धूप में चारपाई डाले लेटा था। चाची उसे बार बार कह रही थी कि अंदर चला जा, मैं चाय देती हूँ, दवाई खा, बुखार है तुझे। मैं गई तो चाची मुझे कहने लगी, समरा तू समझा, मेरी तो सुनता ही नहीं, पागलों की तरह पड़ा है धूप में। मैंने आवाज दी, लेकिन उसने आंखें न खोली। चाची ने फिक्रमंदी से आगे बढ़कर माथे को हाथ लगाया तो वो बुखार से तप रहा था। चाची रोने लगी। मैंने कहा, आप परेशान नहीं हो, बुखार की वजह से ऐसा है, होश नहीं, आप सहारा दें इनको, कमरे में ले जाएं, मैं अभी बर्फ का पानी लाती हूँ। चाची उसे कमरे में ले गई। मैं बर्फ का पानी और कपड़ा ले आई। अब चाची माथे पर पटिया रख रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो चाची को भी सुकून हुआ। वो बहुत घबरा गई थी। मैं भी परेशान थी, लेकिन चाची पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। शाम को मैं उससे पूछने गई तो अपना नाम सुनकर बाहर ही रुक गई। चाची उसे कह रही थी, मैं तो तुझे बुखार में बेहोश देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है कि समरा थी, उसने मेरी बहुत मदद की। मैं अब उसका जवाब सुनना चाहती थी, जो कह रहा था, खाला वो बार बार आपके घर क्यों आती है, उसे मना करें, खास तौर पर जब मैं आता हूं उसे कहें वो ना आया करे। मैंने दरवाजे की दहलीज को पकड़ लिया। मुझे लगा मेरा खड़ा होना मुश्किल है। सुना था एकतरफा मोहब्बत जलील करवाती है, और मेरे साथ यही हुआ था। वापसी का सफर बहुत मुश्किल था। मेरे पांव मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे, लेकिन पलटना तो था। निमरा मेरे पास रोती रहती, लेकिन मैंने उसे भी तवज्जो देना छोड़ दी थी। भाभी हीरा कहती कि बच्ची को पहले आदत डाल दी अपनी, और अब इसे पूछती भी नहीं। समरा तू तो बड़ी खुदगर्ज है। और मैं सोचती कि सारा जमाना ही खुदगर्ज है, सबको अपनी पड़ी है। मेरे दुख का अंदाजा किसी को नहीं था। मेरे ख्वाब टूट चुके थे। मुझे भी तो किसी के इंतजार की आदत थी, और इंतजार करने वाला चाहता था
कि मैं इंतज़ार ही नहीं करूं। मेरी तबीयत खराब थी। मैं कमरे में लेटी थी जब आप ही वहां आई और बताया कि चाची ने बुलाया है, उनको खीर बना कर दे आओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा से कहा था कि समरा को भेजना थोड़ी देर के लिए, अब जल्दी जाओ। मैं जानती थी कि चाची को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद थी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। फिर ख्याल आया कि चाची बहुत कम कोई काम कहती है, और फिर उनका क्या कसूर था। मैं खीर बना रही थी जब वो कमरे से निकला, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सहन में लगे नलके पर हाथ मुंह धोने लगा। फिर चाची को आवाज दी कि खाना दो। चाची ने खाना दिया। उसने वहीं सहन पर बिछी चारपाई पर बैठकर खाना खाया। मेरी नजर बार बार उसकी तरफ जाती और पलट आती, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ न देखा। मेरे दिमाग ने दिल से कहा, समरा तू पागल है, कम पढ़ी लिखी, सादा सी पेंडू लड़की है। वो तो शहर का लड़का है, किसी अपने जैसी शहरी लड़की को ही पसंद करेगा। फट मेरे जहन में नाजिया आ गई, जो चाची के घर के सामने वाले घर में रहती थी। मैंने खीर बना के चूल्हे से उतार दी, चाची को बता के घर के लिए निकल गई, लेकिन मेरे कदम नाजिया के घर की तरफ थे। नाजिया से दोस्ती की वजह भी यही थी। मैं चाहती थी मुझे पता चल जाए कुछ नौमान के बारे में। मैं अब अक्सर नाजिया के घर जाने लगी। वो 2 बहन भाई थे। नाजिया का भाई उससे बड़ा था, जिसका नाम साजिद था। हेरा ने भाई से कहा था कि तुम्हारी बहनें सारा दिन आराम करती हैं, मैं अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सारा काम करती हूँ। जब दिल चाहे बच्ची को पकड़ती है, नहीं तो रोती रहती है। भाई ने आप ही से कहा कि काम तुम दोनों देख लिया करो, हिरा बच्ची की वजह से नहीं कर पाती, या फिर बच्ची को ही संभाल लिया करो। हिरा तुम लोगों का कितना ख्याल करती है और तुम लोग उसी के सर चढ़ गए हो। आप ही ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि ये झूठ था, काम तो आप ही करती थी सारा। अब यही होता, हिरा रोजाना कोई ना कोई फसाद डाल लेती और भाई हमसे लड़ता। हम सारा दिन भी काम करती रहती और भाई के आने से पहले हिरा कमरे से निकलती और भाई को महसूस करवाती कि सारा दिन वो कोल्हू के बैल की तरह जुटती रही। कुछ दिन बाद हिरा ने अपने भाई के लिए आप ही का रिश्ता मांग लिया, जो कोई कामकाज ही नहीं करता था। खानदान में कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। तब मुझे समझ आई कि हिरा का रवैया हम लोगों से क्यों बदला था। वो भाई को हमारे खिलाफ करके ही ये रिश्ता करवा सकती थी। भाई ने हाँ कर दी थी। उन्होंने ये जरूर कहा कि तुम्हारा भाई कमाता तो है नहीं। हिरा ने कहा, घर की जिम्मेदारी अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है, लाओबाली सा है, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। आप ही रोती रहती थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन हम बेबस लड़कियां ये कब समझती हैं, हमें आज़ादी कहाँ होती है कि अपनी मर्जी के ख्वाब देख लें, और अगर ख्वाब देख भी लें तो ताबीर मुमकिन नहीं। कुछ दिन बाद आपी की शादी हिरा के भाई से कर दी गई और वो शादी होकर लाहौर चली गई। मैं अकेली रह गई उनके बाद। हिरा भी अब पहले जैसी नहीं थी। मेरा छोटा भाई अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मुझे कहता। उसने भाभी से कहना छोड़ दिया था। अब्बा से कहता तो कहते भाई से कहा करो, और भाई अब हमारी सुनते कहाँ थे। उस दिन मेरे छोटे भाई के स्कूल से पैगाम आया था कि वो स्कूल नहीं आता। हिरा ने भाई को बता दिया। भाई ने छोटे को इतना मारा कि वो 2 दिन तक बुखार में पड़ा रहा। मैंने हिरा से बोलचाल बंद कर दी। मैं अपने काम से काम रखती और अपने कमरे में ही रहती, या ज्यादा से ज्यादा नाजिया की तरफ चली जाती। एक दिन मैं नाजिया के घर से वापस आई तो क्या देखा कि हमारे घर के सामने पुलिस आई है और मेरे छोटे भाई को पकड़ कर ले गए और कह रहे थे कि ये कुछ लोगों के साथ मिलकर शराब और नशा बेचता है। अब्बा कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ना सुनी और उसे पकड़ कर ले गए। मैं उसी वक्त नाजिया के घर आई, उससे कहा कि वो अपने भाई से कहे। मैंने सुना था कि उसका बड़ा असर रसूख है। नाजिया के भाई ने मेरे छोटे भाई की जमानत दी और वो घर आ गया, लेकिन घर में वही फसाद था। भाई उससे लड़ते, उसे मारते, बातें सुनाते। अब उसने घर आना कम कर दिया था। रात गए घर आता जब यकीन होता कि सब सो गए, और सुबह हम सब के उठने से पहले ही निकल जाता। मैंने सोचा कि नाजिया के भाई से कहूंगी कि मेरे छोटे भाई को किसी काम पर लगा दे। इसीलिए उस दिन मैं उनके घर गई। मैंने उससे कहा तो उसने हामी भर ली कि वो मेरे छोटे भाई को अपने साथ ही रखेगा। उसकी वर्कशॉप थी मोटरसाइकिलों की। एक दिन नाजिया हमारे घर आई मुझे लेने। उसकी किसी सहेली की शादी थी और उस शाम मेहंदी थी। उसने मुझे तैयार किया और अपने साथ ले गई। वापसी पर रात हो गई थी। हम लोग गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क पर ही थे। वो आगे थी और मैं उसके पीछे। अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं बोल भी नहीं पा रही थी। जो कोई भी था वो मुझे वीरान जगह पर ले आया, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मैं पूछती रही कि कौन है, लेकिन किसी की आवाज ना आई। मुझे 2 दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी।
नापाक हो चुकी थी। ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं थी खानदान में, ना माशरे में। मैंने घर तक का सफर बहुत मुश्किल से किया था। घर पहुंची तो एक कयामत थी। सब मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। हेरा ने तो ये मशहूर करवा दिया कि भाग गई नौमान के साथ। मेरे बाप और भाई ने मुझे मारने की कोशिश की। मोहल्ले के कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया, जो सारा तमाशा देख रहे थे। कुछ दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। एक दिन मैं नाजिया से मिलने गई तो दरवाजे पर ही रुक गई। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मेरी जानिब उसकी पुश थी। कह रही थी, बड़ा गरूर था, बड़ी खूबसूरत है। और वो नौमान क्या समझता है खुद को? मुझ पर उसे तरजीह देता रहा। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर मिला था। कॉल की तो कहने लगा कि दोबारा फोन मत करना। तुम जैसी लड़कियां दूसरों को जलील करवाती हैं, और सीखना हो कि शर्म किसे कहते हैं तो समरा से सीखो। और फिर भाई मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी बात चलाओ समरा से, लेकिन मैं जानती थी कि वो नहीं मानेगी। ये कहकर वो हंसने लगी। मेरे पांव अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कह रही है। सब कुछ उसके भाई और उसके दोस्तों ने किया। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ देर और रुकी तो गिर जाऊंगी। मैं वापस आ गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं खत्म हो रहे थे। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? कुछ दिन गुजरे जब मेरी तबीयत खराब हुई। किस्मत ने अभी मुझे और आजमाना था। मुझे पता चला कि मैं ऐसे बच्चे की मां बनने वाली हूं जिसके बाप का नहीं पता, और ऐसी मां जो मां कहलवाना गाली समझती है। हराम रिश्ते कभी भी इज्जत नहीं करवा सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी जान छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। एक रात मैं घर से भागकर बहावल नगर आ गई और यहाँ एक गांव के मस्जिद के सामने बैठ गई। जो भी पूछता मैं कहती कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इमाम साहब मुझे अपने घर ले गए। अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची का ख्याल करो। मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, हमारी औलाद नहीं है। मैं समझूंगा तुम्हें अल्लाह ने मेरी बेटी बनाकर भेज दिया है। मैं शर्मिंदा भी थी कि इतने अच्छे लोगों को धोखा दे रही हूं, लेकिन मैं मजबूर थी। मर जाती तो उन लोगों से बदला नहीं ले सकती थी, और फिलहाल तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक बदनसीब बच्ची को जन्म दिया, जो ऐसा वजूद था कि अगर किसी को पता चल जाता कि इसकी दुनिया में आने की असल वजह क्या है तो हमें कत्ल कर दिया जाता। इमाम साहब के घर में ही मेरी बच्ची की तरबियत हुई। मैं उसे नेकियां करती देखती तो रोती थी छुप छुप कर कि पता नहीं इसकी नेकी भी कबूल होगी या नहीं। अब मेरी बेटी जवान हो रही थी और ऐसी खूबसूरत थी कि जो एक बार देखता देखता रह जाता था। उसका नाम इमाम साहब ने पाकीज़ा रखा। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसे मोहब्बत हो गई। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये कैसी तारीख थी जो खुद को दोहरा रही थी? कैसी आजमाइश थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी? लेकिन मैंने सब कुछ तहम्मुल से सुना। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मुझे कोई नहीं समझ सका, वैसे मेरी बेटी अपने दुखड़े किसी से कहने लगे। उसने बताया कि वो लड़का शादी करना चाहता है और रिश्ता भेजना चाहता है। आप कहें तो उनको बुलवा लेते हैं, आप मिल लें एक बार। मैंने कहा, पहले लड़के से मिल लूं। उस दिन मैं और मेरी बेटी उस लड़के से मिलने गई, लेकिन लड़के को देखकर मेरे पैरों की मिट्टी छूट गई। मेरी आंखें हैरत से खुली रह गई। ये लड़का बिल्कुल नाजिया के भाई साजिद जैसा था। मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल आई। वो आवाजें देता रहा, बात तो सुने। पाकीज़ा भी कहती रही, अम्मी बैठकर बात करें, हुआ क्या है? लेकिन मैंने घर आकर सांस दी। सब कुछ किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने वजूद से नफरत होने लगी फिर से। साजिद का मकरूह चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही बताया कि उसका बाप मर गया था जब वो पैदा होने वाली थी, लेकिन अब जब वो इस रिश्ते के ना होने का सवाल पूछ रही थी तो मेरा जब टूट गया था। लेकिन काश मैं सब कुछ ना बताती, काश मेरे साथ ही राज दफन हो जाता। मेरी बेटी मुझसे ज्यादा गैरत वाली निकली। एक रात सोई, अगली सुबह उसने आंख ही नहीं खोली। उसने जहर खा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि हराम का खून आने वाली नस्लों की रगों में भी दौड़े। इमाम साहब और उनकी बीवी लाहौर आ गए थे। उन लोगों ने मेरे खातिर अपना गांव छोड़ दिया और यहीं आ गए। मैं सकते में थी, पागल हो चुकी थी। कुछ पता नहीं था कि कहाँ बैठी हूँ। जमीन पर अजीब चेहरे बनाती रहती। एक दिन इमाम साहब एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन मैंने डॉक्टर के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अब जीना नहीं चाहती, सिर्फ यही फिक्रा था। जब मैं दूसरी बार डॉक्टर के पास आई तो कहा, डॉक्टर ने कहा, जिंदगी तो अल्लाह की अमानत है, वो जब चाहे ले ले। क्या अल्लाह से भी बददियांती करोगी समरा? मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। सामने देखा तो कोई और नहीं, नौमान ही था, लेकिन बहुत बदल चुका था।
बदल तो मैं भी गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और बहुत दिनों बाद इतना रोई थी। मैं जब वापस आया गाँव तुम्हें बताने कि सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमसे नहीं कह सका कि तुमसे मोहब्बत है मुझे, और इतनी है कि तुम्हारी इज्जत के खातिर ही तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ सका। ये नहीं कहा कि मुझे भी उस लड़की से मोहब्बत है जो मेरा इंतजार करने लगी थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। उस वक्त बहुत बुरे हालात में था मैं, लेकिन जब गाँव आया तो पता चला कि तुम घर से भाग गई हो। नौमान ने मुझे कहा, मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमसे बिछड़ गया था। पता नहीं कैसी मोहब्बत थी मेरी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सका। आज 16 साल बाद भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने उसे बताया कि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाले इतनी पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं कि उन्हें जिससे मोहब्बत हो उसकी अच्छाई नजर आती है, बुराई नजर ही नहीं आती। नौमान ने इमाम साहब से कहकर मुझे मना लिया और मैं भी इस कठिन सफर की थकान से थक चुकी थी। नौमान ने अब तक शादी नहीं की थी और मैं हैरान थी कि कैसी अजीब मोहब्बत थी। मोहब्बत करने वाले तब भी इंतजार ही करते हैं, चाहे कोई इंतजार का कहे या ना कहे। ये तो मस्त लोग हैं जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मेरा निकाह नौमान से हो गया था और जिंदगी कैसे मिलाती है, किस्मत के खेल कैसे हैरान कर देते हैं। नौमान ने अपने दोस्तों की मदद से, जो पुलिस में ऑफिसर थे, मेरे मुजरिमों को सजा दिलवाई। इस सारे मामले में वो मेरे सामने ढाल बन गया था। कुछ लोग बड़े बाबरकत होते हैं, आते हैं तो बहुत सी आसानियां अपने साथ लाते हैं, लेकिन काश पाकीज़ा ना मरती। मेरी सारी खुशियां उसके बगैर अधूरी हैं। नौमान से आज मेरी एक बेटी है जिसका नाम नौमान ने पाकीज़ा रखा है, और मैं उसमें उस पाकीज़ा को ढूंढती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।